Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Good morning, students. Now, today we'll continue our chapter. Today's topic is technique, skill, and style. है ना? Now we'll see the difference between all these three. Generally, people confuse in all these three terms. Now we'll see what is the difference between all these three terms. Okay. Now first we talk about the skill. क्या होता है skill का मतलब? What is the meaning of skill? दिस इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म अ होल मूवमेंट, है ना. किसी भी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो एक तरीका होता है, जो एबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द स्किल. स्किल क्या होता है? इट इज़ अ एबिलिटी टू परफॉर्म अ होल मूवमेंट. लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस विथ विच अ मूवमेंट और अ मोटर एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड. Any action learned for a purpose and is needed to take part in activities. Shooting in basketball, services in tennis, overhead kick in football, they all are skills. स्किल जो होती है बेटा, ये आपकी का जो इफ़ेक्टिवनेस होती है या आपके जो मोटर एक्शन होते हैं, किस तरह से आप जो है मोटर एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो, आपकी स्किल होती है ना. स्किल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट इज लर्नड फॉर अ पर्पज एंड इज नीडेड टू टेक पार्ट इन एक्टिविटी. अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग स्किल्स होती हैं. हर व्यक्ति की अपनी एक स्किल होती है. सो किसी भी काम को सही समय पर सही टेक्निक से करना आपकी स्किल्स होती हैं. ओके, लाइक लर्निंग, देन ट्रेनिंग, देन इंस्ट्रक्शन, देन प्रैक्टिस. फिर उसके बाद हमको क्या मिलता है? सक्सेस. मीन्स किसी भी चीज़ को हमको पहले लर्न करना होता है, फिर उसकी हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं. तो ये एक स्किल हो गई है ना. तो इससे आपको क्या मिलता है? सक्सेस. यू अचीव द सक्सेस. ओके, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, ग्रोथ, training, competition, knowledge, etc. Okay, now we'll see what is the classification of skills. Skills are classified into different groups. One is open skill. Open skill, the skills that are not under control and are unpredictable are classified as open skills. जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, ये सारे जो हैं ये ओपन स्किल्स में इंक्लूडेड होते हैं ना. जैसे बैडमिंटन है, परफॉर्मिंग एनी स्किल मे बी अफेक्टेड बाय मेनी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस सच एज योर ओपोनेंट्स पोजीशन ऑन द कोर्ट. तो वो क्या होता है? वो ओपन स्किल होता है. ठीक है, क्योंकि ये सारे जो स्किल्स हैं ये हमको कैसे अप्लाई करते हैं कि वहाँ पर जो हमारी सामने वाली टीम है किस तरह से रिएक्ट कर रही है और उसके अपोजिट में हमको क्या रिएक्शन होना चाहिए हमारा, या हम क्या रिएक्ट करेंगे. तो दैट इज़ दे आर ओपन स्किल्स. सेकेंड वन इज क्लोज्ड स्किल. लाइक क्लोज्ड स्किल में क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट एंड परफॉर्मर नोज व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, है ना. हमने क्या देखा? ओपन स्किल में ये होता था कि इमीडिएटली आपको एक्शन लेना होता था कि सामने वाली टीम ने जो स्किल अप्लाई किया है उसके रिएक्शन में हमको कौन सी स्किल अप्लाई करना है. लेकिन क्लोज स्किल में क्या होता है? इसमें हम जो पूरी जो प्लानिंग होती है वो हमको मालूम होती है. तो ये इसमें ये होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, वी नो दिस थिंग, है ना. प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है. दीज स्किल्स हैव क्लियर बिगनिंग एंड एंड. फॉर एग्जाम्पल, free throw in basketball and serving in squash or tennis. Okay, now the third one is simple skill. The skill that do not require large amount of coordination, timing and decision making are simple skills. वो skills जिसमें, या ऐसे competitions जिसमें हमको बहुत ज़्यादा coordination की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टाइम और डिसीजन मेकिंग, मीन्स कौन से समय पर कौन सा डिसीजन लेना है, किस टाइम पर क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना होती हैं. तो उन स्किल्स को हम बोलते हैं सिंपल स्किल्स, है ना. दीज स्किल्स हैव लिमिटेड फिजिकल डिमांड एंड मे नॉट बी डेंजरस. दीज स्किल्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजी टू लर्न एंड नॉट डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, है ना. जैसे अब ये देख रहे हो आप, ये तो जंप है, ये स्ट्रेट जंप है. तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं सेट करना है.
ठीक है। तो और कोई डिसीजन नहीं लेना, मीन्स ये आपका अपनी स्किल्स होती हैं, ये इंडिविजुअलाइज वर्किंग होती है ये, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्किल। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स स्किल्स। कॉम्प्लेक्स स्किल क्या है? सिंपल स्किल का जस्ट ऑपोजिट है ना। दे रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म, दे कैन बी डेंजरस ऑल्सो, है ना। जैसा कि आपको मालूम है, जैसे जिम्नास्टिक होता है, जिम्नास्टिक में अगर एक विद इन अ सेकेंड आप जो है अगर डिसीजन सही नहीं लेते हो, टाइम का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है, आपका कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है, देन इट कैन बी डेंजरस। तो कॉम्प्लेक्स स्किल जो होता है वो सिंपल स्किल से जस्ट ऑपोजिट होता है। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ coordination, time management and decision making, okay, and it is very difficult to perform if we do not manage the time. Now the next one is gross skill. The skills which involve large muscle movement and do not have precious movements are called gross skills. These skills include many fundamental patterns such as walking, running and jumping. These skills include many fundamental patterns such as walking, running and jumping. Okay? तो ये जो स्किल होती है इसमें बहुत सबसे ज़्यादा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मसल्स का मूवमेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट वन इज फाइन स्किल्स। सी अभी हमने देखा ओपन और क्लोज स्किल में दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट वी हैव सीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्किल, दे आर स्किल्स, दे आर ऑल्सो ऑपोजिट टू ईच अदर। Now third we are seeing the gross and fine skills, they are also opposite to each other. Fine skills जो होती हैं वो gross skills से थोड़ी सी opposite होती हैं। These skills include complex movements, है ना। और इसमें क्या होता है, हमने देखा था ग्रॉस स्किल में लार्ज मसल्स मूवमेंट होता है और इसमें स्मॉल मसल्स के ग्रुप का मूवमेंट होता है। जब हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि मसल्स के दो ग्रुप होते हैं, एक लार्ज मसल्स का ग्रुप होता है और एक स्मॉल मसल्स का ग्रुप होता है। तो जो ग्रॉस स्किल्स होती हैं उसमें लार्ज मसल्स के ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो फाइन स्किल्स होती हैं उसमें स्मॉल मसल्स के ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है। फाइन स्किल्स जो होती हैं उसमें हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे अभी हम ये स्नूकर शॉट का एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके हैंड्स और आपकी आईज़ का कोऑर्डिनेशन होना। तो ये कौन से मसल्स हो गए, ये स्मॉल मसल्स का ग्रुप हो गया, है ना। एंड तो फाइन स्किल्स में क्या होता है, इट इन्वॉल्व स्मॉल मसल ग्रुप एंड सेकेंडली हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रीट स्किल्स। ये जो स्किल्स होती हैं इसमें बिल्कुल क्लियर बिगनिंग और क्लियर एंड होता है और इसका एग्जांपल है पेनल्टी फ्लिक इन हॉकी, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज सीरियल स्किल्स। इस स्किल ये वाला जो स्किल होता है इसमें ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट स्किल्स होता है विच आर परफॉर्म्ड इन सीरियल टू मेक अ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट सच एज द सीक्वेंस ऑफ स्किल्स फॉर द ट्रिपल जंप। इसमें सीक्वेंस ऑफ स्किल्स को फॉलो करते हैं। Another one, ninth one is continuous skills. These skills have no beginning and end. The end of one cycle of movement is the beginning of the next and the skill is like a cycle. Okay? इसमें क्या होता है, स्विमिंग, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्विमिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, इसमें एक साइकिल कंप्लीट होती है, उसका तो जो फर्स्ट साइकिल का एंड होता है वो सेकेंड साइकिल का बिगनिंग होता है, ठीक है। फिर सेकेंड साइकिल एंड होती है तो जो सेकेंड साइकिल का एंड होता है वो थर्ड साइकिल का बिगनिंग होता है। तो ये जो होता है ये एंडलेस होता है, इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल स्किल। अब इंडिविजुअल स्किल में क्या आता है, जैसे इंडिविजुअल वर्ड से हमको समझ में आ रहा है कि इसमें हमको किसी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन सेट नहीं करना होता है और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ठीक है। Like these skills are performed in isolation such as high jump, long jump, etc. Okay. Now the another one is coactive skill.
कोएक्टिव स्किल में क्या होता है कि इसमें दो मीन्स एक जो कॉम्पिटिटर है या पार्टिसिपेंट है वो दूसरे के साथ कंपटीशन स्टार्ट करता है, लेकिन इसमें इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे स्विमिंग है, रनिंग है, इसमें आपने देखा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एक साथ स्टार्ट देते हैं, लेकिन इनका कोई एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है, इनको इंडिविजुअली उसमें परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अनादर वन इज इंटरैक्टिव स्किल। इंटरैक्टिव स्किल में जो दो टीम्स होती हैं उनको एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्स। टू द सेकेंड टॉपिक दैट इज टेक्निक। अब टेक्निक का क्या मतलब होता है? टेक्निक्स आर द बेसिक मूवमेंट्स, है ना। टेक्निक क्या होती है? टेक्निक एक्चुअली इज अ बेसिक movement. For example, a block start in a 100-meter race is a technique. Okay, a number of techniques are combined into a pattern of movement in triple jump. Technique is the way of performing a skill. Technique क्या है? किसी भी skill को perform करने का एक तरीका है ना। और सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। जैसे आप देखोगे कि किसी जैसे ये देखो रनिंग है ना, या इसमें सबका अपना टेक्निक होगा। कोई किस तरह से स्टार्ट करेगा रन करना, उनकी अपनी प्लानिंग होती है, अपनी टेक्निक्स होती हैं कि इस तरह से मैं इस कंपटीशन को विन कर सकता हूँ, है ना। जैसे ये देखो यहाँ पर, तो उसका अपना टेक्निक है कि मुझे किस तरह से इसको जीतना है। किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए हम एक से ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक वर्क है ना, उसको 4 लोगों को हमने दिया है, तो हर व्यक्ति उसको अपनी टेक्निक से कंप्लीट करेगा। वो कोशिश करेगा कि वो अपनी टेक्निक से उसको बेटर बना सके। अ टेक्निक इन्वॉल्व्स साइंटिफिक एंड इकोनॉमिकल मेथड्स adopted to achieve top performance in sports competition, है ना। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स को अडेप्ट करके अपनी स्किल को बेटर बनाते हैं, ठीक है। दे प्रेफर द टेक्निक विच सूट्स टू देयर लेवल, और वो अपने लेवल के हिसाब से टेक्निक्स को सिलेक्ट करते हैं, और उसमें जिस टेक्निक से उनको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है वो उन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। Following examples are the most suitable examples of different techniques for performing a skill. Now we'll take the example of skill shooting in basketball technique. अब इसमें एक होता है lay up shot. इसमें क्या होता है कि यहाँ आपको ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे और बास्केटबॉल के बीच में कोई डिफेंडर नहीं होता है। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज जंप शॉट। अब ये टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे और बास्केट के बीच में डिफेंडर होता है और वो हमको बास्केट करने से रोक रहा होता है। दैट टाइम वी यूज़ जंप शॉट। ओके, नाउ द लास्ट वन इज अ स्टाइल। A style is an individual's expression of technique in motor action. No two sports person are alike in different factors which determine motor action. Okay. Therefore, each sports person, due to his or her specific or particular physical and biological capacities, realizes the technique in a different way. It is called his or her style. अब स्टाइल का क्या मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपना जो स्किल होता है, अपना जो टेक्निक होता है वो अपने तरीके से करता है ना। दिस इज़ कॉल्ड द स्टाइल। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। दो स्पोर्ट्समैन का स्टाइल कभी भी सेम नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने स्टाइल से अपने वर्क को करता है। ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। When an athlete uses banned substances or methods to improve performance in sports, it is called as doping. Okay? अब आप मुझे एक बात बताओ कि अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा कि हमको ऐसे सब्सटेंसेस लेना है या ऐसे मेथड्स को यूज़ करना है जिससे हम अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, है ना। लेकिन अब यहाँ हम वो पढ़ रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस को हमको या ऐसे मेथड्स को यूज़ नहीं करना है जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो। लेकिन वो कौन से सब्सटेंस और मेथड है जो बैंड है ना।
जैसे अगर मैं अपनी बॉडी को, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोटीन को यूज़ करती हूँ, वाइटामिन्स को यूज़ कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उससे मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा, बट दे आर नॉट बैंड, ओके। पर हम कोई ऐसी इलीगल चीज़ या गलत चीज़ जिससे हमारी बॉडी का कोई नुकसान होता हो, जो चीज़ें बैंड हैं फील्ड के स्पोर्ट्स में, उनको यूज़ करके अगर हम परफॉर्मेंस को इलीगल या अनफेयर मीन्स से अगर हम अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज डोपिंग, ओके। एंशियंट टाइम में क्या होता था कि लोग, जो एथलीट्स हुआ करते थे, वो कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स ले लेते थे जिससे उनका फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। लेकिन करंट में क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं वो कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए वो लोग उन चीज़ों को लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो ज़्यादा दूर तक रन कर सकते हैं या अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा टाइम तक शो कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अनफेयर होती हैं। दिस इज कॉल्ड एज डोपिंग, ओके। दिस वर्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स refers to the situation when athletes uses prohibited substances or methods to unfairly improve their sporting performance, okay। जनरल टर्म में क्या होता है कि जो डोपिंग होता है वो यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, और या मेथड्स बाय एथलीट्स टू गेन एन एडवांटेज ओवर देयर कंपिटिटर्स, ओके। एंड जब एथलीट्स इलीगल सब्सटेंस लेकर अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर कोई प्लेयर है, वो कोई परफॉर्मेंस सब्सटेंस लेकर या मेथड यूज़ कर कर कोई एथलीट अपना अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रहा है आपसे, या मींस कोचेस से, या जो कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, है ना, या उनसे कोई अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रहा है, तो वो जो चीज़ होती है वो गलत होती है ना। तो उसको रोकने के लिए, और दूसरी चीज़ ये होती है, मींस इथिकली तो ये गलत है, ही ह्यूमैनिटी लेवल पर भी ये गलत है। उसके साथ साथ जो एथलीट्स होते हैं या जो प्लेयर्स होते हैं, उनको फिज़िकली भी ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं या जो सब बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होती हैं, ओके। टू मेंटेन अ फेयर कंपटीशन, फेयर जो भी कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो कंपटीशन एक फेयर कंपटीशन हो, उसमें कोई भी इलीगल या अनफेयर काम ना हो, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस चीज़ को रोक सकें। एंटी डोपिंग एजेंसीज रिस्ट्रिक्टेड दीज एक्टिविटीज़, और जो कुछ ऐसी एजेंसीज़ बनाई गई हैं जिनको बोलते हैं एंटी डोपिंग एजेंसीज़। तो ये जो एजेंसीज़ होती हैं, ये इन चीज़ों को रोकने का काम करती हैं, ओके। डोपिंग इज़ द यूज़ ऑफ एनी मेथड और सब्सटेंस that might harm the athlete in a quest to gain an unfair advantage over his or her fellow competitors. In fact, the use of prohibited substances or methods designed to enhance an athlete's physical or mental abilities, or to mask the use of such substances or methods during preparation for or participation in a sports competition, okay। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना है, ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमेटी इट वाज देयर। समझ में आया कि डोपिंग को रोकना क्यों ज़रूरी है, ताकि किसी भी गेम में, किसी भी कंपटीशन में कोई अनफेयर काम ना हो सके। नाउ विल सी द एंटी डोपिंग रूल्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड, मीन्स किसी भी तरह की प्रोहिबिटेड या बैंड सब्सटेंस और मेथड अगर यूज़ हो रहे हैं, तो उनको रोकने का काम किसका होता है, एंटी डोपिंग एजेंसीज का। यूज़ और अटैम्प्ट टू यूज़ अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, अगर किसी भी तरह को, मीन्स आप ऐसा कोशिश भी कर रहे हैं, या मीन्स अगर आप कोई ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, या जो इस रूल में आता है कि भाई ये चीज़ गलत है ना, तो भी आपको क्या है कि आप एंटी डोपिंग रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, ओके। रिफ्यूज़ टू सबमिट सैंपल आफ्टर बीइंग नोटिफाइड। सपोज अगर आपको कोई प्रूफ देने का बोला जाता है, अगर आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन होता है और आप उस इन्वेस्टिगेशन का के आंसर्स नहीं देते हो, देन ऑल्सो
उसका उनके आंसर्स देने में या वो जो हेल्प आपसे चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेटर्स, वो अगर आप नहीं उनकी हेल्प करते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो. Tampering with any part of the doping control process or possession of prohibited substance or method, trafficking a prohibited substance or method, and then the last one is administering or attempting to administer a prohibited substance or method on a athlete. Okay. Now see the classification of doping. One is performance enhancing substances, another one is physical methods. Performance enhancing substances include stimulants, anabolic steroids, peptide hormones, narcotics, glucosteroids, etc. Physical methods include blood doping and gene doping. Okay, so here we have completed chapter number 10, and everything is given in detail in your book, and you read this chapter, and if you have any query you can ask. Okay, thank you.